हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ इंडियन पॉलिटी। हम लक्ष्मीकांत की बुक देख रहे हैं हम। मेरे पास जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 37 है, तो आज हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो इंट्रो में देख लेते हैं सबसे पहले शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़ में क्या है। तो आर्टिकल नंबर जो हमारा 244 है, जो कि आपका पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, वो एनविसाज करता है एक स्पेशल सिस्टम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। कौन से एरियाज़ के लिए? आपके शेड्यूल एरियाज़ एंड द ट्राइबल एरियाज़ के लिए। एंड जो 5th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट द 4, मतलब 4 स्टेट्स को छोड़कर। ठीक है, वो 4 स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इनको छोड़ के दूसरी स्टेट्स जो हैं वो 5th शेड्यूल में आती हैं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के लिए 5th शेड्यूल है। और जो हमारे पास 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज इन 4, मतलब ये जो हमने 5th में छोड़ी थी उन्हीं 4 स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसको लर्न करने का तरीका ATM, ठीक है, MATM, मम्मीज़ ATM, मैंने ऐसे मॉम्स ATM करके इसको याद किया हुआ है। तो मॉम्स ATM में MO, क्योंकि मिज़ोरम में O आता है तो मॉम्स ATM का ये मिज़ोरम ले लिया। A फॉर असम, त्रिपुरा एंड ये हमारे पास हो गया मेघालय। तो ये आपको लर्न करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो शेड्यूल एरियाज़ है ना, इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि ये जो है ना ये एब ओरिजिनल्स में आते हैं। तो एब ओरिजिनल्स आपसे पूछ लिया जाए क्या होते हैं, तो जो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं उनको ये बोला जाता है। और उनको ना कुछ स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है ताकि उनकी जो कंडीशन है ना उनको इम्प्रूव करके मेन स्ट्रीम में लेके आया जा सके। तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग लेके चलना पड़ता है। जो होल नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है operating in state is not extended to the scheduled areas and the central government, बल्कि कुछ इनकी जो है greater responsibilities होती हैं इन states को लेके, ताकि इनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जा सके। तो कुछ फीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन के 5th शेड्यूल को लेके एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो है वो है डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया। तो डिक्लेयर कौन करेगा कि ये शेड्यूल एरिया है? तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो डिक्लेयर करेगा कि ये एरिया शेड्यूल है। तो वो इस एरिया को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बाउंड्री लाइन बना सकता है, उसको रद्द भी कर सकता है। ठीक है, फ्रेश ऑर्डर भी दे सकता है कि इस एरिया को इंक्लूड करो या फिर डिक्लूड करो। तो किसकी कंसल्टेशन के साथ में? जो उस स्टेट का गवर्नर होगा। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ये हमारे पास फर्स्ट था। सेकंड हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव पावर, जो होती है किसकी? स्टेट एंड सेंटर की। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो एक्सटेंड होगी शेड्यूल एरियाज़ के लिए। लेकिन जो गवर्नर होगा ना उसके पास, वेरी इंपॉर्टेंट, जो गवर्नर होगा उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग सच एरियाज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की होगी कि वो एक्सटेंड कर सकता है एरिया को, लेकिन जो स्पेशल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो गवर्नर के पास होगी, क्योंकि वही जो है वो सबमिट करवाएगा रिपोर्ट को किसको? प्रेसिडेंट को, रिगार्डिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, एनुअली रिपोर्ट सबमिट करवानी है प्रेसिडेंट को। ठीक है, और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर होगी वो एक्सटेंड करेगी टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट एंड रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो बनाई जाती है उसके बारे में। तो ये जो ईच स्टेट होगी हैविंग शेड्यूल एरियाज हैज़ टू एस्टैब्लिश अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, जो कि एडवाइस करेगी ऑन वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। इसके अंदर जो है वो 20 मेंबर्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं। एंड जो 3/4 इनमें से होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे किसके? शेड्यूल ट्राइब के इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो सिमिलर काउंसिल है वो एक एस्टेब्लिश की जाएगी स्टेट के अंदर, जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब्स होंगे बट नो द शेड्यूल एरियाज इफ द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट आता है हमारे पास लॉ कौन से एप्लीकेबल होंगे टू द शेड्यूल एरियाज। तो ये जो गवर्नर जो है, ये गवर्नर को एम्पावरमेंट दी गई है कि वो डायरेक्ट करेगा दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव डज नॉट apply to the schedule area or apply with the specific modification
एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। उसके बाद वही जो है वो लॉ बनाएगा किसके लिए, पीस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, इन शेड्यूल एरियाज के लिए, किसके साथ कंसर्न करके, ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के साथ कंसर्न करके। उसके बाद ये जो रेगुलेशंस होंगे में प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और among members of the scheduled tribes, regulate the allocation of the lands to the members of the scheduled tribe, and regulate करने के लिए कि business कोई चल रहा हो of the money lending in the relation to the scheduled tribe. Also the regulation may repeal or amend act of parliament or the state legislature जो कि applicable होगा scheduled areas के लिए, but all the regulation require द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट के असेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि जो प्रेजिडेंट है वो अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा एक कमीशन को, ठीक है, जो रिपोर्ट देगा ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड उनके वेलफेयर, शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए, एंड ये अपॉइंट करेगा इस कमीशन को टाइम टू टाइम, और ये कंपलसरी होगा आफ्टर द 10 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके 10 ईयर्स के बाद ये बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, एंड फिर टाइम टू टाइम ये चलता रहेगा। एंड इसी के लिए 1960 के अंदर एक कमीशन बिठाया गया जिसके हेड कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UN देबर, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1961 के अंदर। फिर 4 डिकेड्स के बाद सेकेंड कमीशन बिठाया गया 2002 के अंदर, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, दिलीप सिंह भूरिया। तो ये दो आपको कमीशन किसके अंडर बिठाए गए और कब कब बिठाए गए, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक 1960 और दूसरा 2002 के अंदर, पहला 1960 वाला UN देबर के अंदर एंड दूसरा 2002 दिलीप सिंह भूरिया के अंदर ये बिठाए गए कमीशंस, ठीक है। इन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करवाई शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर द 6th शेड्यूल, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, जिसके अंदर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिनकी हमने बात की थी, जो कि थे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे द ट्राइब ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हैव नॉट एसिमिलेटेड विद द लाइफ एंड वेज, जैसे कि अदर पीपल ऑफ द स्टेट्स होते हैं, उनकी लाइफ वैसी नहीं है, ठीक है। इनके में कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स भी जो है वो डिफरेंस हैं। तो जो ट्राइबल पीपल इन एरियाज़ में रहते हैं और जो दूसरे अदर एरियाज़ में रहते हैं, उनके कल्चर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एंड साथ ही में ये जो ट्राइब्स हैं स्टिल हैव देयर रूट्स इन देयर ओन कल्चर, उनके अपने कल्चर है, कस्टम्स है, सिविलाइजेशंस है, ठीक है। एंड ये जो एरियाज़ है ये treated differently by the constitution, sizable amount of the autonomy has been given to these people for the self गवर्नमेंट, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का भी इनको दी गई है। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, जो कि 6th शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो पहला है जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ये जो 4 की हमने बात की, 4 स्टेट की, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। उसके बाद जो गवर्नर है उसको एम्पावर किया गया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे एंड रीऑर्गेनाइज करेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स को, एंड ही मे इंक्रीज और डिक्रीज देयर एरियाज और चेंज देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज, मतलब कि गवर्नर ही कर सकता है उस, मतलब बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, अगर बढ़ाना है एरिया तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। एंड इफ़ देयर आर डिफरेंट ट्राइब्स इन द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, तो गवर्नर ही डिसाइड करेगा, डिवाइड करेगा उनको डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये रह सकते हैं, या मतलब इनटू द सेवरल ऑटोनॉमस रीजन्स के अंदर। उसके बाद 4th पॉइंट हमारे पास आता है कि जो ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी जिसके अंदर 30 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें से जो 4 मेंबर्स होंगे ना वो गवर्नर जो है नॉमिनेट करेगा, एंड जो रिमेनिंग 26 होंगे वो इलेक्टेड होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, मतलब 4 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करेगा। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो होल्ड करेंगे अपने ऑफिस को कितने टाइम के लिए, 5 ईयर्स के लिए, एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो होल्ड करेंगे ऑफिस को गवर्नर जितनी देर तक चाहेगा तब तक। तो ईच ऑटोनोमस रीजन जो होगा उसके बाद सेपरेट रीजनल काउंसिल्स होंगी,
तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स जो होती हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इन एरियाज को अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन, एंड ये ही लॉ बना सकते हैं डिफरेंट मैटर्स के ऊपर, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, और आपका शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स, इन सब के ऊपर ये लॉज बना सकते हैं। एंड इन सब के लिए जो असेंट होगी वो गवर्नर की असेंट होनी जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स होंगे विद इन देयर टेरिटरी जुरिस्डिक्शन वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं विलेज काउंसिल्स को एंड कोर्ट्स को फॉर द ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स, एंड वो हियर करेंगे उनकी अपील्स को फ्रॉम देम। एंड जो जुरिस्डिक्शन होगा हाई कोर्ट का ओवर दीज सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, तो गवर्नर उसको स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट हमारे सेवंथ आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो एस्टैब्लिश की जाएगी एंड कंस्ट्रक्ट एंड मैनेज करेंगे प्राइमरी स्कूल्स को, डिस्पेंसरीज को, मार्केट्स को, फेरीज को, फिशरीज को, रोड्स को एंड सो ऑन, जो भी डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको। एंड रेगुलेशन बनाएंगे ताकि कंट्रोल ऑफ मनी लैंडिंग किया जा सके एंड ट्रेडिंग की जा सके बाय द नॉन ट्राइबल्स भी। और ये जो रेगुलेशंस है उसके लिए भी किसकी असेंट की जरूरत है, तो गवर्नर की। 8th पॉइंट हमारे पास आता है जो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स हैं उनको एम्पावर किया गया है कि वो असेस कर सकते हैं एंड कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रिवेन्यू को एंड इम्पोज कर सकते हैं कुछ टैक्सेस को, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। 9th में ये है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर है वो अप्लाई नहीं होंगे, डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन्स और अप्लाई विद द स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड द एक्सेप्शंस। 10th लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो गवर्नर है वो अपॉइंट करेगा एक कमीशन को, जैसे कि हमने पहले भी देखा, टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट एनी मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और द रीजन, एंड वो डिसॉल्व भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट को और रीजनल काउंसिल्स को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। मतलब जैसा कि कमीशन बोलेगा तो उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। तो ये सारा हमने देखा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।